मूवी की शुरुआत 1962 में एंटोनिया ग्राजा नामे एक जहाज को दिखाते हुए होती है, जिसमें मौजूद सभी अमीर लोग बड़ी धूमधाम से पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। और तभी शिप का कैप्टन एक लीवर खींचता है, जिससे एक तेज धार वायर चलती है और वो जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बराबर बीच से काट देती है। लेकिन एक छोटी लड़की जिंदा बच जाती है, क्योंकि उसका कद छोटा था और वो तार उसके ऊपर से गुजर गई थी। वो बच्ची मौत का ये नजारा देखकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। और इसी तरह 40 साल गुजर जाते हैं और हम मैरीन सैल्वेज की एक टीम को देखते हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले एक शिप को बचाया था और उसे किनारे पर ले आते हैं। उस टीम के कैप्टन का नाम शॉन मर्फी होता है। खैर, शाम को अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और तभी उनके पास जैक नाम एक आदमी आता है, जो उन्हें बताता है कि मैं वेदर स्टेशन में काम करता हूँ। आज से ठीक 40 साल पहले एंटोनिया ग्राजा नाम एक जहाज समंदर में गुम हो गया था और जहाँ तक मुझे पता है वो बेरिंग सी के अंदर है। अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो उसमें मौजूद कीमती खजाना हमारा हो जाएगा। ये सुनकर शॉन मर्फी और उसके साथियों के मन में लालच आ जाता है और वो जैक के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। अगली सुबह वो अपनी बोट से एंटोनिया ग्राजा जहाज की तरफ निकल जाते और काफी देर सफर करने के बाद जब उस जगह पर पहुंचते तो वहां पर कोई शिप नहीं होता। ये देखकर वो बहुत निराश होते और वापस आने लगते हैं, लेकिन तब उन्हें रडार पर किसी शिप के सिग्नल मिलते हैं और जब वो चेक करते हैं तो लकीली वो एंटोनिया ग्राजा शिप ही होता है, जो आज से 40 साल पहले गायब हुआ था। शॉन मर्फी का साथी और वो आदमी वहीं पर रुक जाते हैं। बाकी लोग शॉन के साथ शिप को चेक करने जाते हैं। जब वो शिप के अंदर दाखिल होते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक शिप में मौजूद क्लॉक का पेंडुलम मूव कर रहा था। लेकिन वो जैसे करीब जाते हैं वो पेंडुलम अचानक से रुक जाता है। ये देखकर शॉन एक साथी उसे छूने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पीछे से तेज आवाज आती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से वो आवाज आ रही थी। लेकिन जाते वक्त एक आदमी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन एन मौका पर मुरीन उसे पकड़ लेती है और जब उसे ऊपर खींच रहे होते उसे नीचे एक लड़की दिखाई देती है और ये वही लड़की होती है जो आज से 40 साल पहले उस वायर के कटने से जिंदा बच गई थी। लेकिन अगली पल वो लड़की उसकी आंखों से गायब हो जाती है। ये देखकर मुरीन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसने जो भी देखा वो उसका वहम था या सच। खैर, अपने साथी को निकालने के बाद वो कैप्टन के रूम में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक वॉच मिलती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो घड़ी डिजिटल थी, लेकिन जहाज तो 1962 में गुम हुआ था और तब ऐसी घड़ियां नहीं बना करती थी। ये देखकर शॉन कहता है कि शायद हमसे भी पहले यहाँ पर कोई आ चुका है और हो सकता है वो अपनी वॉच यहाँ पर भूल गया हो। इसके बाद वो जहाज का मैनुअल लेकर वापस बोर्ड पर आ जाता है। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल हो गया है, जिसकी वजह से शिप आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है और हमें अगले 3 दिनों के अंदर इस होल को रिपेयर करके शिप को यहाँ से निकाल कर ले जाना होगा। दूसरी तरफ हम मुरीन को देखते हैं, जो शिप को उस रूम में जाते हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल होता है और तभी वो स्विमिंग पूल में गोलियों के निशान नोट करती है, जिन्हें चेक करने के बाद वो स्विमिंग पूल से बाहर आने लगती है। लेकिन एक बार फिर से उसे वही बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और नीचे पूल में गिर जाती है और चोट लगने की वजह से उसका जो खून निकला था स्विमिंग पूल का फ्लोर उस खून को अपने अंदर खींच लेता है। और जब मुरीन खुद को संभाल कर उस बच्ची को चेक करती है तो वहाँ पर जैक होता है, जो उसे बाहर निकाल लेता है। और उनके जाने के बाद वो पूल खून से बाहर जाता है। जैसे वो आगे जाते उन्हें एक और दरवाजा मिलता है और जब मुरीन वो दरवाजा खोलते तो बहुत सारा पानी बाहर आता है। जैसे वो दरवाजे के अंदर जाते हैं वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, इसलिए मजबूरन उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है और आगे बढ़ते हुए कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें 9 लकड़ी के बॉक्सेस मिलते हैं। ये देखकर वो अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लेते हैं और जब उन बॉक्सेस को खोलते हैं तो हर बॉक्स में 28 गोल्ड के बार होते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो शिप को यहीं पर छोड़कर ये सोना लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए वो सोने को बाहर लाने लगते हैं। दूसरी तरफ उनकी बोट पर मौजूद गैस का लॉक अपने आप ही लूज हो जाता है, जिससे हवा में गैस फैलने लग जाते हैं। वहीं मुरीन एक बार फिर से उस बच्ची को देखती है जो भागकर उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन कोई अनजान ताकत उसे नीचे खींच लेती है। दूसरी तरफ बोट पर मौजूद उनका साथी जैसे इंजन ऑन करता है तो गैस लीकेज की वजह से एक जोरदार धमाका होता है और उनका वो साथी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम मुरीन को देखते हैं, जो बहुत कंफ्यूज होती है क्योंकि उस बच्ची के बारे में जानना चाहती थी जो उसे बार बार दिख रही थी। और जब मुरीन शिप के डेटा को चेक करते तो उसे पता चलता है इस बच्ची का नाम केटी है और जब मुरीन उसके रूम में जाते तो उसे वहाँ पर केटी का स्केलेटन मिलता है, जिससे मुरीन को पता चलता है कि अब तक वो जिस बच्ची को देख रही थी वो उसकी आत्मा थी, जो कैप्टन रूम में बैठा होता और तभी उसके सामने कैप्टन की रूह आती है, जो उसे गिलास में शराब डालकर देती है। और इसके बाद कैप्टन शॉन मर्फी को एक जहाज की तस्वीर दिखाते उसे बताता है कि ठीक आज से 40 साल पहले 1962 में हमने इस जहाज को रेस्क्यू किया था, जिसके अंदर बहुत सारा सोना था, जिसे हम अपने शिप पर ले आए थे। लेकिन इसके 2 दिन बाद हमारे शिप पर जो हुआ वो बताने के काबिल नहीं। और ये कहकर कैप्टन उसको एक और तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर शॉन मर्फी चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम मुरीन को देखते हैं, जिसके साथ उस बच्ची की आत्मा होती है। वो उसे बता
बताते कि शिप में बहुत सारे लोगों की आत्माएं कैद है और जो आदमी ये सब कुछ कर रहा है उसे बहुत सारी रूहों की जरूरत है। इसके बाद हम मुर्दा लोगों की दुनिया में वापस जा सकेंगे। दूसरी तरफ हम उनके एक और साथी को देखते हैं जो शिप के उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से 40 साल पहले पार्टी हो रही थी और उसके जाते ही वहां का सारा माहौल वैसा हो जाता है जैसा 1962 में था। वहां पर वो सिंगर भी होते जो उस वक्त गाना गा रही थी और वो सिंगर उस आदमी को सेड्यूस करके मार देती है। यानी कि अब इस शिप पर उनके दो साथी मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ हम शॉन मर्फी को देखते हैं जिससे बहुत सारे राजों का पता चल चुका था, इसलिए वो शिप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके सामने उसका वो साथी आता है जो ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये उसका घोस्ट होता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मुरीन भी पहुंच जाते क्योंकि वो भी शिप से निकलना चाहती थी। लेकिन शॉन मर्फी को मुरीन के रूप में अपना वो साथी दिखाई देता है जो उसे मारना चाहता था और वो मुरीन पर बिना सोचे हमला कर देता है। वो मुरीन को मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है जो उसे मारकर बेहोश कर देता है। और जैक वही आदमी होता है जो उन्हें यहाँ पर लाया था। अब क्योंकि शॉन मर्फी ने उन पर हमला किया था इसलिए वो दोनों से नीचे रूम में बंद कर देती है। तभी वहाँ पर उनके बाकी दो साथी भी पहुंच जाते और वो फैसला करते हैं कि वो शिप के होल को रिपेयर करके यहाँ से निकल जाएंगे। और वो दोनों नीचे जाकर उस होल को पूरी तरह से रिपेयर कर देते और मुरीन अपने साथियों को ढूंढने लगती है और उसे फिर से केटी की आत्मा दिखाई देती जो मुरीन को अपने उसी साथी की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि मार ढूंढो, ये आदमी मारा जा चुका है। और ये वही आदमी होता है जिसे सिंगर की आत्मा ने मार दिया था। और तभी केटी मुरीन को वो सब कुछ दिखाते हैं जो आज से 40 साल पहले 1962 में हुआ था। उस हादसे में सभी लोगों को अलग अलग तरीकों से मारा गया था और उनमें केटी भी शामिल थी। और जिस गैंग ने सोने के लालच में उन सबको मारा था उस गैंग के आदमी को वो सिंगर बहकाकर अपने साथ मिला लेती है और वो आदमी अपने ही साथियों को मार देता है। लेकिन उस सिंगर के मन में भी लालच था और आखिर में वो सिंगर उस आदमी को भी मार देती है। उसे लग रहा था कि वो सारे सोने के केली मालिक बन चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे हुक की तरफ इशारा देता है और उसी हुक से उस सिंगर को वो आदमी मार देता है। और जब वो बच्ची मुरीन को उस आदमी का चेहरा दिखाती तो उसके रंग उड़ जाते हैं क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। ये देखकर मुरीन चौंक जाती है और वो अपने दो साथियों को कहते हैं तुम यहाँ पर नजर रखो, मैं शॉन मर्फी को छुड़ा कर लाती हूँ, वो बेकसूर है। लेकिन जब उस जगह पर पहुंचते तो उसे पता चलता है कि शॉन को भी जैक ने मार दिया और वो फैसला करते हैं कि उस जहाज को बॉम्ब से उड़ा देकर उसमें बॉम्ब लगाने लगती है। लेकिन उन दो साथियों में से एक लड़का उसके पास आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि हम इस शिप को तबाह नहीं कर सकते, लेकिन मुरीन साफ ना कर देते और कहते हैं कि मैं शिप को तबाह करके रहूंगी क्योंकि इसमें रूहें कैद है और अगर मैंने ऐसा ना किया तो लोगों को सोने के लालच में यहाँ लाया जाता रहेगा। ये सुनकर उनका वो साथी अपने असली रूप यानी कि जैक में बदल जाता है और वो मुरीन को कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा काम बिल्कुल एक जैसा है, जैसे तुम समंदर में फंसी बोट्स और शिप को रेस्क्यू करती हो, मैं रूहों को जमा करता हूँ। किसी जमाने में मैं भी इंसान हुआ करता था लेकिन बहुत ज्यादा पाप करने की वजह से मुझे काम दिया गया और अब मैं एक सोल कलेक्टर हूँ जिसके लिए मुझे एक शिप की जरूरत है और तुम इसे तबाह नहीं कर सकते। और ये कहकर वो मुरीन पर हमला कर देता है लेकिन मुरीन एरो से उसको जख्मी कर देती है और इसके बाद उस एरो से रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद शिप से बाहर कूद जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो शिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन मुरीन खुद शिप के नीचे आ जाती है और तभी उसे वहाँ पर केटी की रूह दिखाई देती है जो उसे ऊपर निकलने का रास्ता दिखाती है, जिससे मुरीन बाहर आ जाती है और तभी वो देखती कि उस शिप में सालों से कैद रूहें वापस अपनी दुनिया को लौट रही है और उनमें केटी की रूह भी है। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन सभी रूहों को जैक ने कैद कर रखा था, वो उसकी गुलाम थी। लेकिन सिर्फ केटी की रूह आजाद थी क्योंकि वो एक मासूम और पवित्र बच्ची थी और केटी की मदद से मुरीन ने उन रूहों को आजाद करवा लिया था। इसके बाद मुरीन एक लकड़ी के टुकड़े पर तैरते काफी आगे निकल जाते जहाँ उसे एक और शिप रेस्क्यू कर लेता है और जब उसे बाहर लाया जाता है तभी वो जैक को देखती है जो अभी तक जिंदा था और उस गोल्ड को एक और शिप पर लोड कर रहा था। और इसी सीन के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।